चर्चा करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आज का यही हमारा विशेष का विषय है, शिक्षा में कमाल, ग्लोबल रैंकिंग में भारत का धमाल। आज हमारा विशेष है शिक्षा में कमाल, ग्लोबल रैंकिंग में भारत का धमाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जो कि वाइस चांसलर हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का हमारा विशेष का विषय है शिक्षा में कमाल, ग्लोबल रैंकिंग में भारत का धमाल। और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर विवेक बुआ जो कि डीन हैं प्लानिंग IIT दिल्ली से, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विवेक, बहुत स्वागत है आपका। और अगर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी आपके साथ शुरुआत करना चाहें, नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में जिसको कहते हैं कि भारत अगर विश्व गुरु था तो उसमें नालंदा जैसे विश्वविद्यालय उसके एक बड़े स्रोत रहे हैं, उसकी वजह एक बड़े कारक रहे हैं। और आज हम जब उस दिशा में, ये तो नहीं कहेंगे कि वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन उस दिशा में एक हमने तेज़ गति से स्टार्ट किया है पिछले एक दशक में। कैसे आकलन करेंगे इस विश्वविद्यालय QS की रिपोर्ट का, और आपको क्या लगता है कि हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमको अभी और आगे कितना जाना है? बिल्कुल, धन्यवाद निखिल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और मैं समझता हूं जो आपने शुरू में कहा कि ये जो क्षण है ये हमारे लिए गर्व, उम्मीद और आत्मविश्वास तीनों का क्षण, ये वाकई में बिल्कुल सही बात है कि जिस उम्मीद के साथ हमने पिछले एक दशक में भारत की यात्रा प्रारंभ की है, मैं समझता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उन तमाम दीवारों को तोड़ा है जिनके कारण शिक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति नहीं हो पा रही थी। आज हम देख रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा परिणाम हमें शिक्षा के क्षेत्र में ही मिल रहा है, जहां बाकी क्षेत्रों में हमने परिवर्तन किया है। अगर आप देखें तो एक समय में उद्योग को ये समझा जा सकता कि सरकार ने उसको छूना नहीं चाहिए, सरकार ने उसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने नीति परिवर्तित करी, शिक्षा से, हमारे इनोवेशन से स्टार्टअप को जोड़ा, और स्टार्टअप के साथ एक बड़ा इकोसिस्टम इंडस्ट्रियल पॉलिसी का और इंडस्ट्रियल हाउसेस का जुड़ गया। और इसीलिए जो आज आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ी है और एम्प्लॉयर की रेपुटेशन जो एक बड़ा इंडिकेटर है वो भी सामने निकल के आया है। और इसी का परिणाम है कि ऐसी शोध जो उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, उसके साइटेशंस और उसका पब्लिकेशन दोनों हमारे IITs और IIMs के कारण बढ़ा है। तो ये एक महत्वपूर्ण हमारे लिए क्षण है जब हम देख रहे हैं कि जो हमारा इनोवेशन है, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसमें इनोवेशन के साथ शिक्षा को जोड़ने का काम पिछले जो दशक में हुआ है। और मैं समझता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसमें ये एक मेजर ब्रेक थ्रू अचीव करने में हमारी मदद करी है। जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से पूरा परिवर्तन लेकर आई है कि हम इस राह पर आगे बढ़ सके हैं और हमारी उम्मीदें जो है वो जागृत हुई, इस पर हम आगे भी बात करेंगे प्रोफेसर चतुर्वेदी। लेकिन अभी डॉक्टर प्रोफेसर विवेक बुआ से जानना समझना चाहेंगे, जब IITs की बात होती है प्रोफेसर विवेक, तो जाहिर तौर पर एक मन में विश्वास आता है कि ये हमारे ऐसे प्रीमियर संस्थान हैं जो शायद एक नई दिशा देंगे। क्या कुछ बदला पिछले कुछ वर्षों में कि आप लोग जो है अब टॉप रैंकिंग की राह में आ गए? एक समय था, मुझे याद है शायद 10-15 वर्ष पहले तक, कि हम इसके इर्द गिर्द भी नहीं रहते थे। निखिल जी, मैं ये समझता हूँ कि IIT दिल्ली और IIT दिल्ली के साथ साथ बाकी सभी IITs ने पिछले एक दशक में काफी इम्प्रूवमेंट्स की है, और ये खुशी की और पूरे देश के लिए गर्व की बात है, जैसा कि हमने कहा है शुरुआत में। अगर हम लोग IIT दिल्ली की बात करें तो जब हम लोग QS का डेटा देखते हैं IIT में, तो IIT दिल्ली ने academic reputation और employer reputation also जो IIT के प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और छात्र जो रिसर्च करते हैं और जिसके ऊपर शोध निबंध पब्लिश होते हैं, उनके जो साइटेशंस हैं, when IIT Delhi published this in leading international journals which are highly cited,
सो ये जो साइटेशन तो फैकल्टी का पैरामीटर है, दैट हैज आल्सो हेल्प्ड आईआईटीज अ लॉट। और मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी दिल्ली और बाकी आईआईटीज इस रैंकिंग को और आगे ले जाने की क्षमता रखती है, और आगे आने वाले कुछ सालों में ये जरूर देखेंगे कि हमारी कई सारी आईआईटीज विश्व के पहले 100 विश्वविद्यालयों के सूची में शामिल होने की बहुत संभावना है। जी डॉक्टर विवेक, प्लानिंग क्या रही? अगर हम ये कहा जाए कि कोई भी चीज़ जैसे कि जो परिवर्तन लेकर आए, क्या प्लानिंग रही? किस राह पर आप लोग आगे बढ़े? कौन कौन सी जो आपने कहा ना कि चाहे वो रिसर्च की बात हो, चाहे वो आपकी फैकल्टी की बात हो, कहाँ पर आपने चीज़ों को आप लोग को लगा कि इसमें और बेहतर करने की उम्मीद है, हम जो वैश्विक स्तर है उस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए? कैसे क्या कुछ प्लान किया कि ये परिवर्तन आ रहा है? प्रोफेसर विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं बताइए कि आप थोड़ा क्वेश्चन दोहरा पाएंगे? मैंने पूछा कि क्या प्लानिंग रही आप लोगों की पिछले एक दशक में, क्या परिवर्तन लेकर के आए? जो पहले की आपकी पॉलिसीज थी या जो पहले के आपके जो कार्यप्रणाली थी, उसमें क्या कुछ परिवर्तन लेकर आप आए हैं कि ये जो सफलता आप लोग को दिखाई दे रही है, जो मिल रही है, उसके पीछे क्या वजह रही है? मुझे लगता है कि सभी आईआईटीज में और खासकर आईआईटी दिल्ली में हमने रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ध्यान दिया है। पिछले 5 से 7 सालों में अगर आपको पता याद होगा तो आईआईटी दिल्ली को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा भी मिला हुआ है। इसके कारण आईआईटी दिल्ली को लगभग 1000 करोड़ की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी है। तो इसका काफी हिस्सा आईआईटी दिल्ली ने एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज को सेटअप करने के लिए करा, जिसके कारण आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स और छात्र अच्छे क्वालिटी का रिसर्च कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो आईआईटी दिल्ली इज डूइंग स्पॉन्सर्ड रिसर्च विद कंपनीज, जो भारत की अपनी कंपनियां हैं, विदेशों की लीडिंग कंपनीज है, उनके साथ स्पॉन्सर्ड रिसर्च करके आईआईटी लगभग 300 से 400 करोड़ हर साल जनरेट करता है। तो ये जो स्पॉन्सर्ड रिसर्च ग्रांट है, गवर्नमेंट का जनरल सपोर्ट है, आईओई का सपोर्ट है, उसके कारण आईआईटी दिल्ली ने रिसर्च के ऊपर काफी एक्सपेंडिचर करके वी हैव सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। उसके कारण जो रिसर्च है उसकी क्वालिटी और पब्लिकेशंस बढ़े हैं एंड उसका असर आज हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ आईआईटी दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो है, कई सारे लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ बायलैटरल कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश किए हैं, तो उसका भी आईआईटी दिल्ली को फायदा मिला है। आईआईटी दिल्ली अभी भी इसके ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो पिछले 5 से 7 सालों में आईआईटी दिल्ली के पब्लिकेशंस काफी बड़े हैं, उसकी क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। और आज के अगर आप इस साल की बात करते हैं, लगभग 30% आईआईटी के जो शोध निबंध जो हम लोग पब्लिकेशंस हैं, 2000 written or work together with the leading international universities, और इन सभी चीजों का आईआईटी दिल्ली को फायदा हुआ है। जी 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 निश्चित तौर पर फ़ायदा हुआ है और आगे की भी ये राह आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, किस तरह से ये एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन में? और ख़ासतौर पर मैं जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करता हूँ प्रोफेसर चतुर्वेदी, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है या जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसी की नींव पर जो है बच्चे आगे बढ़ते आगे तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सुबह उठेंगे और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो बिल्कुल उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। तो जो परिवर्तन है उसकी शुरुआत बहुत नीचे से हुई है और ये अब उसका, जिसको कहना चाहिए कि वृक्ष एक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक है निखिल जी, और उसके पहले कुछ एक आंकड़ा भी शायद हमारे दिमाग में सामने आना चाहिए। अगर आप देखें कि इस वर्ष जिस 54 संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, 54 इंस्टीट्यूशंस की जो इस रैंकिंग में आई हैं, गत वर्ष ये संख्या 46 थी, लेकिन 23 संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने रैंकिंग में ऊपर गई हैं। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ 2 या 3 आईआईटीज तक कन्फाइन नहीं है। ये आप देखेंगे कि एक मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीपल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, तमाम यूनिवर्सिटीज का भी स्तर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है उनका भी एक असर सामने दिखा है। तो ये उस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां
40% आबादी जो है वो 25 साल की उम्र से कम है और 65% आबादी ऐसी है जो 35 साल की उम्र से कम। तो ऐसे युवा राष्ट्र में जब हमारी शैक्षणिक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, तो उसमें नीति, जैसा अभी हम प्रोफेसर विवेक से सुन रहे थे, महत्वपूर्ण है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि एनईपी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि हम इतने परिणाम देख रहे हैं और ये वृक्ष इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है? उसके कुछ कारण हैं निखिल जी। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो जटिलताएं हमारे सोच में आ चुकी थी, जो जटिलताएं यूजीसी के सोच में आ चुकी थी, सरकार ने ऐसी टीम और ऐसा इकोसिस्टम एजुकेशन मिनिस्ट्री में, यूजीसी में और उन तमाम रेगुलेटरी संस्थाओं में, चाहे एआईसीटी हो या वो जो रैंकिंग के लिए इंटरनल इंस्टीट्यूशनल नैक की टीम्स हैं, सभी को एक फर्क इकोसिस्टम में काम करने के लिए बाध्य किया। और इसके चलते हमने जो प्रशासनिक अनावश्यक पकड़ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में थी, उससे उसको मुक्त किया है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फ्रीडम की बात हुई है, लोगों को कोर्सेज में इधर से उधर शिफ्ट करने की बात हुई है, लेकिन साथ ही पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिकेशन की बात हुई है, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कई अपॉइंटमेंट्स रुके पड़े हुए थे, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो इंप्रूव हुआ है। और साथ ही के साथ में आप देखते हैं कि जो फंडिंग की बात प्रोफेसर विवेक कर रहे थे, वो सिर्फ आईआईटी दिल्ली में नहीं है, तमाम संस्थाओं में इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क्स बड़े हैं। हमारी संख्याएं अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस में बढ़ी हैं। पब्लिकेशंस के क्षेत्र में अब हम विश्व में नंबर 1 पर आ चुके जी। तो ये जो हमारे वैज्ञानिक पब्लिकेशन के क्षेत्र में आगे आए हैं, इसके लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाएं, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इनसा और तमाम संस्थाओं में एक नई जान आई है जो इनको आपस में जोड़ने का काम कर रही है। और ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, जहां हम इन तमाम चीजों को जोड़ पा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहला जो मैंने कहा, जटिलताएं गई हैं। दूसरा, उनको उद्योग के साथ, इंटर्नशिप के साथ जोड़ने की बात की गई है। पिछले 3 बजट में वित्त मंत्री ने लगातार प्रयास किए हैं और हमने जो आर्थिक संपन्नता चाहिए R&D को फंड करने के लिए, वो सामने ला करके रखी है। तो बड़े कार्यक्रम लॉन्च हुए जिन्होंने R&D को सपोर्ट किया है। और चौथा और सबसे आखिरी है, और वो है हमारे जो विद्यार्थी वर्ग है, उन लोगों को चॉइस देना, कौन से सेमेस्टर में, कौन से पेपर्स में क्या वो सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव जो अभी तक कुछ एलीट इंस्टीट्यूशंस में था, अब बाकी संस्थाओं में भी गया है। इसलिए ये संख्या सिर्फ आईआईटीज तक सीमित नहीं है, बाकी कई देश की दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं भी इसमें जुड़ी हैं। जी जी। प्रोफेसर चतुर्वेदी और प्रोफेसर विवेक, मैं चाहूंगा कि एक सवाल का जवाब आप दोनों ही लोग दें बहुत संक्षेप में। प्रोफेसर चतुर्वेदी, आपके साथ शुरुआत करते हैं कि जाहिर तौर पर हम बहुत आगे आए हैं और बहुत ये प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जिसको कहना चाहिए, लेकिन अभी भी हम टॉप 100 का हमको इंतज़ार है। टॉप 50, टॉप 10 ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कब तक हम, और क्या हमारा रोड अहेड है उसके बारे में, क्योंकि जाहिर तौर पर हम कभी एक टॉप 200 में भी नहीं आ पाते थे, आज वो आसानी से अचीवेबल है। लक्ष्य तो दिख रहा है, लेकिन रोड अहेड क्या है? देखिए, सबसे बड़ा निखिल जी जो रोड अहेड है, जैसा मैं 40% बच्चे ऐसे हैं जो 25 साल से कम हैं। तो हमारे लिए 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उसमें हमारा एनरोलमेंट रेशो क्या होगा, वो कौन से क्षेत्र में हमारे विद्यार्थीगण आगे बढ़ेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में भारत की भूमिका क्या होगी, इसके बारे में पैरामीटर्स और रोड मैप पूरी तरह से डिफाइन कर दिए गए हैं, वो हमारे सामने है। तो जिस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं 2047 तक, उसमें 50% ऐसे बच्चों का एनरोलमेंट होगा और ये संख्या उन तमाम आंकड़ों को पीछे छोड़ेगी जिनके बारे में अभी तक हम चिंता कर रहे थे। जी जी जी। प्रोफेसर विवेक, IITs को लेकर के, और खासतौर पर जब आप IIT दिल्ली की बात करते हैं, रोड अहेड टॉप 100 में आने का भी इरादा होगा?
जरूर है, और टॉप 100 तो मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में ये पॉसिबल हो जाएगा। बट इसके साथ साथ मैं ये भी एक कहना चाहूंगा कि अगर हमें अगले टॉप 50 और उसके आगे की भी बात करनी है, तो हमें थोड़ा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा, जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन IIT की बात करें तो लगभग 60 से 70 साल पहले इस्टेब्लिश हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें और लंबा जाना है तो हमें रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग, दे आर टेकिंग द राइट स्टेप्स, बट मुझे लगता है कि आई थिंक वी रिक्वायर फर्दर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स जॉइंटली सरकार के साथ साथ निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट्स पहले से भी अगर आप देखें प्रोफेसर रवि तो बढ़ी है, और आगे भी मुझे लगता है कि उसमें भी उसी तरह से प्रोफेसर विवेक इन्वेस्टमेंट्स और आगे आएंगी। तो आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, प्रोफेसर विवेक बुआ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए।